हाँ चलो, तो हम द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 स्टार्ट करें उससे पहले पहले प्रेयर कर लेते हैं। क्या करें? हाँ चलो, थर्ड प्रेयर स्टार्ट करते हैं। चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति दीजिए। हाँ, तो पार्ट 1 हमने देख लिया है, इवलिन ग्लेनी के बारे में था। पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक, देखते हैं हम। जैसे पार्ट 1 इवलिन ग्लेनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के बारे में हमने देखा कि भाई डेफ होने के बाद भी इतना सक्सेस और इतनी सक्सेस, इतने अवार्ड्स और कितना कुछ। ओके, वैसे ही जो दूसरा पार्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लिए है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके, तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमें पढ़ना है। बिफोर यू रीड, ओके, बिफोर यू रीड में है, डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। तो क्या तुम लोगों को पता है, मतलब शायद पता हो, इसमें से किसी को पहचानते होगे? किसी को नहीं? तो गूगल करना। ओके, गूगल करना और देखना कि ये लोग, जैसे ये फ्लूट बजा रहे हैं, ये सितार बजा रहे हैं, ये वायोलिन बजा रहे हैं, ये तबला बजा रहे हैं, ये शहनाई, यही है बिस्मिल्लाह खान, शहनाई बजा रहे हैं वो। ओके, ये पर्टिकुलरली कौन सा इंस्ट्रूमेंट है नहीं पता, ये तो दिख ही नहीं रहा है। दिस इज ऑल्सो से सितार। ओके, सो वो बजा रहे हैं, तो पता करो कि कौन है। हम जैसे कि ये जाकिर हुसैन है, बहुत ही ज्यादा तबला में एकदम नेक्स्ट लेवल, टॉप। ओके, जैसे शहनाई में बिस्मिल्लाह खान, वैसे तबला में जाकिर हुसैन। ओके, लाइक दैट। So do you know these people? What instruments do they play? Google it. Think of the shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding. तो जैसे ही तुम शहनाई वर्ड सुनो तो पहला ही थॉट क्या आएगा? वह वेडिंग की बात होगी, क्योंकि वेडिंग में बजती है शहनाई। और सिमिलर ओकेशन और अ फंक्शन, और वेडिंग नहीं होगी तो कुछ और, से एंगेजमेंट हो गई या कुछ और फंक्शन हुआ। द नेक्स्ट, और दूसरा क्या आएगा? पहला तो कि एक फंक्शन है, दूसरा क्या थॉट आएगा? प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो पहला तो ये आएगा फंक्शन के बारे में, लेकिन अगर दूसरा कोई थॉट हो तो कुछ और नहीं हो सकता, वो हो सकता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की थॉट हो सकती है। क्यों? शहनाई माइस्ट्रो, माइस्ट्रो मतलब मास्टर, शहनाई के मास्टर थे वो, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, तो वो शहनाई बजाने में क्या थे? मास्टर थे। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी जो जर्नी है ऑटोबायोग्राफी जैसा ही है। ओके, उनकी पूरी जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो एम्परर औरंगजेब banned the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. तो जो किंग थे, ओके, इंडिया की ही बात चल रही है, जो किंग थे, जो एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने बैन कर दिया था एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या था? पुंगी। ओके, पुंगी, वो पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट था वो औरंगजेब ने क्या कर दिया? बैन कर दिया कि वो अभी किसी को बजाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा हाई थी। श्रिल मतलब क्या? हाई, वेरी शार्प, वेरी हाई आवाज, बहुत ऊंची आवाज। एंड अनप्लीजेंट मतलब क्या? समथिंग दैट यू डिसलाइक, जो सुनने में अच्छी ना लगे, वैसी आवाज थी, इसलिए उसको बैन कर दिया था। किसको? पुंगी को। ओके, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। तो रीडेड मतलब क्या? wind instruments which have reeds like the flute, the clarinet etc. मतलब कि रीडेड का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि
पो 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 ऐसे ऐसे नहीं, वो बारात लेके जाते हैं उसमें बजाते हैं ऐसे 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 करके। फिर एक ऐसा होता है कि ऐसे पू ऐसे करके बजाते हैं, और एक बहुत बड़ा सा राउंड जैसा म्यूजिक वाला वहां से आवाज आती है, जैसे भोंपू जैसा होता है। ओके, तो वो पर्टिकुलर चीज है। ओके, वो जितने भी ऐसे बहुत सारे हैं, जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऐसे हवा मारनी होती है, हवा मारनी होती है, विंड। ओके, वो सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? रीडेड, लिखा हुआ है ना, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहा जाता है? विंड रीडेड। ओके, नॉइज मेकर्स। तो पुंगी भी उसी का एक तो अब क्या हुआ, पुंगी जेनरिक नेम हो गया, मतलब कोई भी टाइप का ये हो उसको क्या बोलते थे? तो पुंगी बजा रहा है, पुंगी बजा रहा है, वो दूसरा उसका पर्टिकुलर नेम है। ओके, लेकिन बोलते क्या है? पुंगी बजा रहा है। कभी कभी फ्लूट को भी ऐसा बोल देते हैं, कोई फ्लूट बजा रहा हो, बांसुरी क्या बजा रहा है? पुंगी बजा रहा है, लाइक दैट। तो पुंगी सबके लिए जो भी हवा से बजता हो उसको जनरिकली क्या बोल दिया? जनरली पुंगी बजा रहा है, लाइक दैट। ओके, few had thought that it would one day be revived। revived मतलब क्या? बैक लाना पड़ेगा, फिर से उसको लाना पड़ेगा। देखो, revived मतलब क्या? brought back to the life। ओके, मतलब कि बहुत सारे लोगों को, थोड़े लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये बैन तो कर दिया, लेकिन उसको लाना तो पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी कि कभी इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं बजाएगा, लाना पड़ेगा उसको। अब देखो उसका नाम कैसे पड़ा। A barber of a family of professional musicians। एक बार्बर था, बार्बर मतलब नाई, बाल काटने वाला, हजाम जिसे हम बोलते हैं। सो वो बार्बर पर्टिकुलरली म्यूजिकल बैकग्राउंड से था, मतलब उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली में बहुत सारे म्यूजिशियंस थे और अभी भी है। वैसा एक बार्बर, उसने क्या किया? Who had access to the royal palace। तो ये जो नाई है, ये बार्बर है, वो ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था, पर्टिकुलर अच्छे लेवल पे था वो। तो वो रॉयल पैलेस में भी, जो किंग का पैलेस होता है उसमें भी वो एक्सेसिबल था, मतलब वो जा सकता था, किंग की जो मीटिंग्स होती हैं एंड ऑल सब में जा सकता था। ओके, पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो भाई उसने, वो नाई ने, वो बार्बर ने डिसाइड किया कि जो टोनल क्वालिटी है, मतलब जो साउंड की क्वालिटी है, लिखा हुआ ही है टोनल क्वालिटी मतलब कि साउंड। तो जो साउंड की क्वालिटी है पुंगी की, जो बहुत ज्यादा श्रीली थी और अनप्लीजेंट थी, उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ये जो पुंगी की टोनल क्वालिटी है उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ओके, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। तो उसने क्या लिया? एक स्टेम लिया। स्टेम इन द सेंस यू कैन थिंक ऑफ से बैम्बू ट्री। तो बैम्बू ट्री होती है, ओके, तो उसका स्टेम जो बम्बू होता है, वो बम्बू कैसे अंदर से होलो होता है, खाली होता है, पोलो। ओके, राइट, देखा है ना? तो वो कैसे होता है, वैसा ही उसने एक लिया, जो लॉन्गर भी था पुंगी से, इतना बड़ा नहीं लिया, लेकिन पुंगी से तो लॉन्गर था और पुंगी से ब्रॉडर भी था और लॉन्गर भी था, वो लिया उसने। फिर क्या किया? एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो वो जो पाइप है उसमें क्या लगा दिए? 7 होल्स लगा दिए। संगीत के 7 सुर होते हैं, उसने 7 होल्स लगा दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds। Okay, तो पुंगी का आवाज कैसा था? श्रीली अनप्लीजेंट। लेकिन जब ये 7 होल्स जो उसने बनाए, वो कभी एक क्लोज करे एक बंद करे, क्लोज जैसे फ्लूट को कैसे करते हैं वैसे क्लोज, मतलब ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज वैसे करे, तो पुंगी जैसा आवाज नहीं, सॉफ्ट एंड मेलोडियस आवाज आने लगी। ओके, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस आवाज आने लगी, प्रोड्यूस्ड। ओके, he played the instrument before the royalty and everyone was impressed। तो भाई वो तो जा सकता था रॉयल पैलेस में, तो वो गया और सबके सामने किंग और किंग के जो मंत्रीज हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, वो सबके सामने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया। ओके, और सबको बहुत ही अच्छा लगा, इम्प्रेस्ड हो गए, अरे वाह यार क्या मजा आ गई, लाइक दैट। ओके, then the instrument so different from the pungi had to be given a name। तो भाई ये इंस्ट्रूमेंट तो पुंगी से अलग है। ओके, अब इसको नाम भी तो देना पड़ेगा, तो देखो कैसे नाम दिया। As the story goes, since it was the first played in the Shah's chamber and was played by a nai barber,
द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। तो एज द स्टोरी गोज, मतलब कि जो लोग बोलते हैं, ये कोई ऐसे वैसे एकदम 100% वाला ट्रूथ नहीं, लेकिन लोग जो बताते हैं, कह रहे शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा कैसे। तो जो लोग बताते हैं स्टोरी में, तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ बता रहे हैं कि पहली बार वो कहाँ बजी थी, शाह के दरबार में। मतलब कि नहीं बोलते कि यार जो किंग होते हैं उनको बोलते हैं शाही, शाही आलम, शाही दरवाजा, शाही खाना, ओके ऐसा नहीं बोलते किंग का। तो शाह के पैलेस में बजा था, ओके। तो इसीलिए शाह और दूसरा नाई ने बजाया था, तो वो दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया, वर्ड शहनाई, ओके। तो वो वर्ड ऐसे आया है। तो ये है पुंगी और ये है शहनाई। देखो कितने डिफरेंट है। ये पुंगी में ये देखो उससे भी ज्यादा ब्रॉडर है, और ये लेंथ है उससे भी ज्यादा लंबी है। तो वो पुंगी है और ये क्या है, शहनाई। समझ में आया, ओके। चलो सेकंड, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। भाई शहनाई का साउंड क्या था, ऑस्पिशियस, मतलब पवित्र, जो जैसे शादी में बजाया जाता है। पर्टिकुलर चीजें पर्टिकुलर जगह पे बजाई जाती हैं, ओके। अदरवाइज मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉन्ग, तो कैसे भाई सैड सॉन्ग अलग होते हैं, ओके, बर्थडे के सॉन्ग अलग होते हैं, शादी के सॉन्ग अलग होते हैं, कोई मर जाए तब भी लोग गाना गाते हैं और थोड़ा बहुत, तो वो सॉन्ग भी अलग होते हैं, लाइक दैट। सो शहनाई क्या, ऑस्पिशियस, मतलब क्या, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, ऑस्पिशियस, पवित्र जो हम बोलते हैं, ओके। वैसे माना गया शहनाई को, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। तो इसी वजह से इसको ऑस्पिशियस माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा पवित्र है, इससे गुड फॉर्च्यून बढ़ेगा, लोगों का नसीब भाग्य बदलेगा, अच्छा माना जाता है, इसलिए अभी भी आज भी वो टेम्पल्स में बजाई जाती है। एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding। indispensable का मीनिंग क्या होता है, without which a piece of work cannot be done। मतलब ये एक ऐसी चीज हो गई है जिसके बगैर नॉर्थ इंडिया की कोई भी वेडिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब नॉर्थ इंडिया में जितनी भी शादियां हो भाई, शहनाई तो बजेगी ही बजेगी, लाइक दैट, ओके। In the past, Shehnai was part of the Naubat, or say traditional assemble of 9 instruments found at royal courts. Okay, so Naubat का मीनिंग क्या है, Naubat मतलब 9, 9 हिंदी में नहीं बोलते, 9 मतलब क्या, 9। तो जो 9 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमने बात किया, कोई ऐसे भोंपू जैसा है, कोई ऐसे ऐसे करके बजाना है, विंड वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हमने बोला रेडर, ओके। सो विंड वाले जितने इंस्ट्रूमेंट्स है, वैसे पर्टिकुलरली 9 इंस्ट्रूमेंट थे। वो 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट कौन सी थी, शहनाई, ओके। सो पहले की टाइम है, मतलब क्या कि इन द पास्ट शहनाई वाज द पार्ट ऑफ नौबत, और से ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। ensembles मतलब कि things considered as a group, मतलब group of 9 instruments जो royal courts में बजाए जाते थे। till recently it was used only in temples and weddings। अभी तक recent time तक वो क्या होता था, weddings में बजाई जाती थी और मंदिर में बजाई जाती थी, okay। the credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कि भाई ये कहाँ बजाया जाता था, टेम्पल्स में और वेडिंग में, टेम्पल्स में और वेडिंग में, वहीं चलता रहता था। लेकिन एक क्लासिकल म्यूजिकल कॉन्सर्ट जैसे इवलिन ग्लैनी करती थी, ओके, तो वो क्या बजाती थी, जाइलोफोन से स्टार्ट किया था, फिर तो उसको थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आ गए थे, परक्यूशनिस्ट बन गई थी वो, ओके। लेकिन अब हम सेम वे में यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो था पर्टिकुलर, नहीं हमने उसमें भी देखा था कि ये जो परक्यूशन है उसको ऑर्केस्ट्रा में से आगे लेके आ गई थी। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स कहीं पे कोने में पड़े रहते हैं, लेकिन उसको आगे स्टेज में वो लेके आ गई थी। वैसे ही शहनाई मैरिज में और टेम्पल्स में बजती थी, लेकिन अब क्लासिकल स्टेज पे कोई शहनाई में परफॉर्मेंस दे रहा है, क्लासिकल मतलब क्लासिकल म्यूजिक में वो एंटर हो गई। वो एंटर किसकी वजह से हुई, वन एंड ओनली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये इंट्रोडक्शन था, अब हम उनके बारे में देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। चलो
उस्ताद नाम है उनका बिस्मिल्लाह खान, लेकिन उस्ताद मतलब क्या? मास्टर। उर्दू में मास्टर को क्या बोला जाता है? उस्ताद। वाह उस्ताद वाह, मजा आ गई, लाइक दैट, ऐसे नहीं बोलते। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of डमराव in बिहार। तो बिहार में डमराव गांव है, वहां पर जब वो 5 साल के थे तो क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा जस्ट लाइक तुमने शायद देखा हो या खेला हो। ओके, गिल्ली होती है मतलब एक वुड और छोटा सा। ओके, जस्ट लाइक क्रिकेट बॉल एंड बैट, तो गिल्ली मतलब बॉल और डंडा मतलब बैट। ओके, तो मारो, खेलना है, फिर ऐसे डालना है, ये वो गेम शायद तुमने खेली हो। तो सो दैट इज गिल्ली डंडा। वो खेलते थे नजदीक में जो तालाब था उसके पास। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. वो रेगुलरली जाते थे बिहारजी टेम्पल। ओके, कहाँ जाते थे? बिहारजी टेम्पल रेगुलरली जाते थे, एवरी डे। ओके, और वहां जाके गाते थे। क्या गाते थे? चैता। ओके, भोजपुरी चैता। इट्स लाइक रिसाइटल, जस्ट लाइक हम आरती गाते हैं मंदिर में, वैसे ही भजन गाते हैं वैसे। तो भोजपुरी चैता गाते थे, और वो खत्म होने के बाद उनको रोज 1.25 केजी का लड्डू, भाई सोचो 1.25 केजी, हम 1 केजी लड्डू लाते हैं ना तो उसमें 10 लड्डू आते हैं, 10-15 लड्डू आते हैं 1 केजी लड्डू लेने जाओ उसमें। अब ये 1.25 केजी का एक लड्डू है, सोचो इतना बड़ा होगा। हनुमान जी को, गणेश जी को जो चढ़ाते हैं ना पर्टिकुलर स्पेशल डे में, वैसा बड़ा मोदक टाइप बड़ा सा लड्डू होगा। ओके, 1.25 केजी का है तो कितना बड़ा होगा सोचो, वो उनको मिलता है। अब वो कोई भी मोटो से जा रहे हो, लड्डू के लिए जा रहे हो या गाने के लिए जा रहे हो, लेकिन अच्छा तो हो रहा है। ओके, 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। तो वहां के जो लोकल महाराज है वो इनाम के तौर पे ये लड्डू देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। ये कब की बात है? 80 years ago। जब 5 साल के थे तब की बात है, और अभी 80 years पहले की बात है मतलब। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। ओके, तो ये यहां से स्टार्ट किया कि भाई गिल्ली डंडा खेलते थे और बिहार जी टेम्पल जाते थे, भोजपुरी चैता गाते थे, और उनको 1.25 केजी का लड्डू मिलता था। और वो लड्डू से वो गाने की और वो सारी जो म्यूजिकल मतलब म्यूजिक में गा रहे थे, मतलब कि जो म्यूजिक में उनकी ये जो रेगुलरिटी थी, ये जो स्टार्टिंग थी, वहां से ले करके वेरी फार डिस्टेंस, ये 80 साल लग गए उनको ये जर्नी कंप्लीट करने में। और वहां 1.25 का इनाम मिला था, और अब उनको क्या 1.25 का इनाम मतलब 1.25 केजी का लड्डू एज ए इनाम पे मिलता था रोज, और जब भी वो गाते थे। एंड वहां से लेकर के आज उनको क्या मिला है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। इंडिया का सबसे बड़ा कोई अवार्ड हो भारत का तो वो क्या है? भारत रत्न। इसीलिए लिखा है द भारत रत्न। ओके, भारत रत्न। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं इंडिया के जो अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न, ये 4 ऐसे अवार्ड, बाकी भी है सारे अलग अलग कैटेगरी में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, क्रिकेटर्स के लिए पर्टिकुलरली अलग अलग अवार्ड्स हैं। ओके, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, से मूवी इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए अलग है, स्पोर्ट्स के लिए अलग है। ओके, सबके लिए अलग अलग है। बट जो सिविलियन अवार्ड है, मतलब कि इररिस्पेक्टिव तुमने क्या किया है, मतलब तुम सिनेमा में हो, यहाँ हो, वहाँ हो, बहुत कम लोग हैं जिनको सारे ही अवार्ड मिले हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ओके, एंड ही इज वन ऑफ देम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और भारत रत्न भी मिला है। बहुत कम लोग हैं। पता है और एक कौन है ऐसे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन जिसे हम जानते हैं।
ओके, उनकी स्टोरी भी एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा। आई थी ना 8th में शायद, नहीं आई तो अभी या 10th में आएगी। एक स्टोरी तो है, इंग्लिश में ही है, ओके, और 10th में तो नहीं है, सो 9th में आएगी शायद, ओके। दैट लाओ बुक, क्योंकि एक स्टोरी है एपीजे अब्दुल कलाम की। यस दैट वन। कहाँ है वो? दूसरी बुक में है क्या? चैप्टर नंबर 6, हाँ, माई चाइल्डहुड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसमें उनकी स्टोरी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलते हैं कि यार क्या है। जैसे हमने इवलिन ग्लैनी देखा, ये कहाँ थे और वो लोगों को लगता है कि यार ये डेफ है फिर भी यहाँ पहुँची, हम भी कर सकते हैं। वैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम की तुम अगर ऑटोबायोग्राफी, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ो तो लगेगा यार क्या यार, हमारा तो कुछ स्ट्रगल है ही नहीं, इनने स्ट्रगल किया हुआ है, हमारी कंडीशन तो फिर भी उनसे अच्छी है, ऐसा लगेगा तुम्हें। हमारी कंडीशन कोई भी हो, भले ही गरीब हो, अरे वो गरीब थे, पेपर बांटने जाते थे सुबह, खुद स्टडी तो करते ही थे, साथ में पेपर बांटने जाते थे। सोचो, बहुत बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने। ये चैप्टर में तो इतना नहीं है, बट हाँ बहुत कुछ है उसमें भी। बट उनकी लाइफ स्टोरी देखना, एक स्टूडेंट का वन ऑफ दी, बहुत सारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में ये जो बहुत सारे रोल मॉडल्स है, उसमें से पर्टिकुलरली आई फील कोई बेस्ट रोल मॉडल हो एक स्टूडेंट के लिए तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना तुम, बहुत सारे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। बहुत सारे लोग हैं, ओके, जिनको पढ़कर तुम्हें ऐसे जोश आ जाएगा, यार क्या किया है ये बंदे ने, लाइक दैट। लेकिन एज ए स्टूडेंट तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी तो पढ़नी चाहिए। उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी, द विंग्स ऑफ फायर, बहुत बढ़िया बुक है। तुम YouTube पे सुन भी सकते हो ऑडियो बुक, हिंदी में, ओके। और हिंदी में उसका नाम है अगन पंख। हिंदी में उसका क्या नाम है? अगन पंख। अगन मतलब फायर और पंख मतलब विंग्स, तो इंग्लिश में नाम है विंग्स ऑफ फायर, हिंदी में नाम है अगन पंख। वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत डिटेल्ड लिखा है यार। क्या से क्या, मतलब यहाँ पेपर सेल करते थे, पेपर वेंडर, ओके, और वहाँ से मिसाइल मैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब ऐसे तुम्हें उनकी स्टोरी बताओ ना, गूज बम्प आ जाएंगे तुम्हारे, ऐसे यू विल फील दैट एनर्जी। आई एम फीलिंग नाउ जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है। तुम भी पढ़ो, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। तुम फिर याद करोगे, अरे यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लाइक दैट। चलो, सो ये भी सेम वन ऑफ द बेस्ट, ओके, म्यूजिशियन रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट, born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musician from Bihar। तो भाई जो बिहार की वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली थी, उनमें उनका जन्म हुआ था 1916, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है ये। His grandfather Rasul Bux Khan was the शहनाई नवाज of the भोजपुर king's court। तो जो उनके ग्रैंडफादर, फादर नहीं, ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई बजाते थे। कहाँ पर? नवाब ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, मतलब भोजपुर के जो किंग थे उनका जो कोर्ट था, कोर्ट मतलब उनके जो महल था, उसमें वो शहनाई बजाते थे। कौन? इनके दादाजी, ग्रैंडफादर। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestor were also great शहनाई players। पैटर्नल्स मतलब पापा की तरफ के, एंड मैटरनल्स मतलब मम्मी की तरफ के, ओके। जैसे बोले कि पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब क्या? पापा के भाई से, ओके। और से मैटरनल अंकल मतलब क्या? मम्मी के भाई, तो काका जी एंड मामा जी, ओके। हमारे में तो ऐसे ही, हिंदी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, काका जी, मामा जी, ये वो।
यहाँ पे अंकल तो कौन से अंकल भाई, पैटर्नल मैटर, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। हमारी ये संस्कृत हिंदी भाषा तो अलग ही है। ओके चलो, हिज फादर पैगंबर बख्श, तो मतलब उसके पिताजी पैगंबर बख्श एंड दूसरे सारे जो पैटर्नल एंसेस्टर थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे शहनाई वादक, शहनाई प्लेयर थे। तो नेक्स्ट, The young boy took to music early in life। भाई बहुत ही जल्दी म्यूजिक में आ गए थे वो, क्यों? देखो, at the age of 3 चलना बोलना सीखते हो तब की बात है। 3 at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, मामा के घर। ओके बनारस, नाउ जिसको बनारस को हम क्या बोलते हैं, वाराणसी, और एक वर्ड है काशी, वो सब कुछ काशी, बनारस, वाराणसी सब कुछ एक ही है। ओके, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। मतलब जब वो मामा के घर जाते थे और उसके मामा जब बजाते थे शहनाई, मामा देखो पैटर्नल भी शहनाई बजाते हैं, मैटरनल भी शहनाई बजाते हैं, तो उसके मामा जी जब शहनाई बजाते हैं, मतलब मैटरनल अंकल जब शहनाई बजाते थे, तो वो फैसिनेटिंग लगता था उसको, बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड, वंडर्ड, अट्रैक्टिव लगता था। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। वो बहुत ही फोकस्ड होके देखते थे। ओके चलो, सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श। तो बहुत जल्दी उन्होंने अपने अंकल अली बख्श को ज्वाइन कर लिया। क्या करते थे? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो बनारस का विष्णु टेम्पल है, विष्णु जी का टेम्पल है, वहां पर अली बख्श जो उसके मैटरनल अंकल है, उनको उनने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। मतलब विष्णु जी का टेम्पल है बनारस में, वहां पे शहनाई कौन बजाता है? अली बख्श। अली बख्श कौन है? बिस्मिल्लाह खान की मैटरनल अंकल है। ओके, मतलब मामा जी टाइप। ओके, वो है। अब सोचो, देखो हम अभी कहाँ से कहाँ आ गए हैं। आज के टाइम पे कोई टेम्पल में कोई ऐसे पर्टिकुलर मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले चले गए ना, तो हल्ला हो जाता है। आज हम वो जगह पे आ गए हैं, हम वो सिचुएशंस में आ गए हैं कि एक रिलीजन पर्टिकुलरली कोई दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ अच्छा भी बोल दे तो उसके ही रिलीजन वाले उसको बोलते हैं, उन लोग के लिए क्यों ये कर रहा है, वो कर रहा है। पहले के टाइम पे देखो, गाने देखो, मतलब जो हिंदू रिलीजन में जो बहुत ही अच्छे अच्छे हिंदू मूवीज में, ओके, भगवान की मूवीज में जो गाने होते थे ये वो, तो वहाँ पर मुस्लिम लोग, मतलब पीपल गाते थे, लिखते थे, और वहाँ भी कव्वाली गानी हो, प्रेयर करनी हो, तो वहाँ भी हिंदू भी गाते थे, लिखते थे। वो था टाइम। अभी भी है, ऐसा नहीं कि चला गया है, अभी भी है, बट अभी ये सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हमारा रिलीजन ही सबसे अच्छा है तुम्हारे लिए, ये सारी बातें हो गई हैं। तो फिर वो जो कल्चर ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, ओके, जो यूनिटी है, वो यूनिटी फिर कम हो जाएगी ना। देखो ये विष्णु टेम्पल में उनकी स्टोरी भी तुम देखोगे तो यही है। हम चैप्टर में पढ़ेंगे माई चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम, कि भाई उनके फ्रेंड्स हैं, तो वो भी जाते हैं रोज़ रामेश्वरम टेम्पल, जो फेमस 4 धाम, इंडिया के जो 4 धाम है उसमें से एक है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। तो वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भी साथ में उनके फ्रेंड है, साथ में बैठते हैं एक ही जगह पे। फिर उनके साथ ये पार्शियलिटी हुई, ओ भाई ये तो ब्राह्मण है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम कोई उसके बाजू में बैठे हो, उनके साथ ही पार्शियलिटी हुई। सोचो अब्दुल कलाम जी के साथ, वो सब हम चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए नहीं, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये जो यूनिटी है वो चली गई है, नहीं, अभी भी है। देखो जैसे कि मुझे पता चला था बहुत बाद में, मैंने पूरा महाभारत देखा हुआ है, पूरा पहला वाला भी, और अभी जो लेटेस्ट आया था, कोविड में बहुत चला था महाभारत, तब भी। महाभारत में जो अर्जुन है ना, अर्जुन पर्टिकुलरली मुस्लिम रिलीजन फॉलो करता है।
जो अर्जुन है वो मुस्लिम रिलीजन फॉलो करता है, उसके वर्ड से, उसकी एक्टिंग से। कभी तुम्हें लगा कि वो मुस्लिम रिलीजन? कभी नहीं। सो रिलीजन, हाँ, हम जो फॉलो करते हैं, हम जो प्रे करते हैं, भाई मुस्लिम रिलीजन भी अच्छा है, हिंदू रिलीजन भी अच्छा है। तुम्हें पता नहीं होगा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई मुस्लिम नेशन है, वो कौन सा है पता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया में ही है, इंडोनेशिया। उनकी एयरलाइंस में, उनके, अगर इंडोनेशिया कभी घूमने जाओ तो मतलब घूमने जाओ या टीवी में देखो तो पता लगेगा तुम्हें, उनकी एयरलाइंस है, उसका सिंबल क्या है पता है? गरुड़ा। नाम क्या है? गरुड़ा। जो विष्णु जी का व्हीकल है गरुड़, वो वहाँ जाएंगे तो विष्णु जी की बड़ी बड़ी स्टैचू है, इतनी बड़ी स्टैचू है कि जो इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, वैसे स्टैचूज है वहाँ पर, गणेश जी की, विष्णु जी की। उन लोगों को पूछो तो वो क्या बोलते हैं पता है? हमारा रिलीजन मुस्लिम है और ये हमारा कल्चर है, कल्चर और रिलीजन को मिक्स नहीं करना है भाई। उनकी कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, और चल रहा है सही अच्छे से चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया बहुत ज़्यादा यूनाइटेड है, अभी भी है। कई बार ऐसा सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। चलो हम वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अली बख्श वुड प्ले दिशा, इसीलिए हम प्रेयर में बोलते हैं, देखा है? थर्ड या फोर्थ प्लेयर हम नहीं, सेकंड ही है आई थिंक, कि किसी भी धर्म के प्रति हम कुछ भी गलत बोले ना, सुने ना, कुछ करे ना, और अच्छी बातें बोले, अच्छा सोचे, अच्छी चीज़ करें। कोई भी धर्म हो, हमारा कोई भी हो और सामने का कोई भी हो। ओके, क्या पता हम अभी इस जन्म में ये रिलीजन में, नेक्स्ट जन्म में किसी और रिलीजन में हो, तब क्या करोगे? ओके, तब तो हमें याद भी नहीं रहेगा। सो किसी को भी ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी को भी, कोई भी रिलीजन हो। ओके, इक्वल, ऑल आर इक्वल, लाइक दैट मानना चाहिए। चलो, Ali Bux would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। तो भाई अली बख्श बजाते हैं शहनाई और वो क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह। कैप्टिवेटेड मतलब अट्रैक्टेड, आवर्स, फॉर आवर्स, घंटों तक, ऑन एंड, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कंटिन्यूअसली उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बजा रहे हैं कंटिन्यूअसली, थोड़ा भी नहीं कह रहे यार हाँ 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, अब थोड़ा चलो पानी पी ले, इधर देखा उधर, अरे कंटिन्यूअसली वहां फोकस है, कंटिन्यूअसली। वो बजा नहीं रहे, बजा तो उनके अंकल रहे हैं, कंटिन्यूअस फोकस उस पे है, कंटिन्यूअस। हम तो थोड़ी देर ऐसे कोई एक चीज करे और फिर ये कर रहे, पानी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये होता है कंसंट्रेशन। ओके, स्लोली he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उनको लेसन मिलने लगे, क्योंकि पैटर्न और मैटर्न सभी तो म्यूजिशियन है, तो अब धीरे धीरे उनको लेसन मिलने लगे और अब वो घंटों तक बैठकर प्रैक्टिस करने लगे। बहुत इसलिए बोला ना कि बहुत जल्दी अर्ली आ गए थे म्यूजिक में वो। ओके, For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो भाई सालों तक, for years to come, सालों तक 3 जगह पे, कौन सी 3 जगह पे? बालाजी टेम्पल, मंगला मैया एंड बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के जो किनारे हैं वो उनके अप्रेंटिस मतलब क्या? ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में होते हैं ना, जो अभी सीख रहे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग। अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स मतलब क्या? ऐसी जगह है जहां पे तुम्हें बार बार जाना पसंद हो, उसको क्या बोलेंगे? हॉन्ट्स। देखो मैंने लिखा है ये रहा, हॉन्ट्स मतलब क्या? प्लेस यू लाइक टू विजिट मेनी टाइम्स, बहुत बार जाना तुम्हें पसंद हो, ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे? हॉन्ट्स। हॉन्ट्स मतलब पर्टिकुलरली प्लेस। ओके, लेकिन फेवरेट प्लेस बोला है ना, फेवरेट प्लेस बोला है, इसलिए मैंने लिखा है लाइक टू विजिट मेनी टाइम्स। एंड अप्रेंटिस मतलब क्या? ट्रेनिंग। अंडरस्टूड? ओके, सो ये 3 जगह पे वो जाना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जहां पे वो प्रैक्टिस कर सकते थे इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब क्या?
अकेले बैठ के, ओके, बीइंग अलोन, सिंगल, अकेले बैठ के वो प्रैक्टिस कर सकते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज. जो गंगा का फ्लो होता है उससे जो आवाज निकलती है वो उनको क्या करती है, इंस्पायर करती है. वाह, कुछ ना कुछ नया नया. तुम अगर जाओगे हरिद्वार, वाराणसी, गंगा मैया को जब तुम देखोगे, यूपी तक आते आते तो बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन उत्तराखंड गए, गंगोत्री, हरिद्वार गए उत्तराखंड में, ओके, और वाराणसी, तो वो जो फ्लो है, फ्लो सबसे ज़्यादा यहाँ से भी ज़्यादा, वाराणसी से भी ज़्यादा जो फ्लो है वो ऊपर है. मतलब हरिद्वार में, गंगोत्री, ओके, जो चार धाम हम बोलते हैं ना, उत्तराखंड के चार धाम, इंडिया के चार धाम मतलब उत्तराखंड के चार धाम, तो उसमें से एक है गंगोत्री, जहाँ से गंगा मैया बहना स्टार्ट होती है, गौमुख बोलते हैं, वहाँ से गंगा निकलती है. तो वो वहाँ का फ्लो, अरे तुम आवाज़ सुनो. लास्ट ईयर वी वेंट, ओके, चार धाम. अरे सिर्फ तुम आवाज़ सुनो ना, अरे खतरनाक है एकदम, एकदम साइलेंस. ये रूम में अभी तुम हो साइलेंट, और जैसे ही रूम के बाहर जाओ, यू विल नॉट बिलीव कि ये रिवर का आवाज़ है. तुम बिलीव नहीं करोगे. मैंने अपने ही चैनल पे एक शॉर्ट या फिर एक वीडियो भी रखा हुआ है, ओके, सुनना. अगर होगा तो मैं लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, मिलेगा मुझे तो, है तो सही, मिलेगा तो मैं डाल दूंगा. इतना आवाज़, इतना तुम मान नहीं पाओगे कि ये रिवर का आवाज़ है. इतना ज़्यादा, जैसे फुल बारिश हो तो कैसे आवाज़ आता है, फुल रूफ हो, रूफ पतरा जिसे हम बोलते हैं, उस पर फुल बारिश हो, कैसे आवाज़ आता है, वैसे इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ आ रही है. नेक्स्ट हमारी जो पोएम है विंड, उसमें यही सारी बातें हैं, ओके. तो द फ्लोइंग वाटर्स उनको इंस्पायर कर रहे हैं गंगा का, एंड इन्वेंट रागास दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. तो भाई ये इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, गंगा के रिवर से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, और इतना इम्प्रूव कर रहे हैं कि रागास, मतलब पर्टिकुलरली म्यूजिक में राग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राग होते हैं, तो वैसे रागास, राग मतलब प्लूरल में रागास, अदरवाइज राग है, तो वैसे राग एक्सपीरियंस रिसेंटली मुझे पता चला, अभी बता देता हूँ तुम्हें. रिसेंटली पता चला मुझे, मैं भी म्यूजिक सीखा हुआ हूँ क्लास 5th में, 5 to 10, 5 years मैंने म्यूजिक सीखा हुआ है, ओके. तो उसमें जो राग होते हैं, रिसेंटली मुझे पता चला, जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में हम सन को गॉड मानते हैं, सूर्य नारायण भगवान, सन को गॉड मानते हैं, मून को गॉड मानते हैं, ओके, गॉड है मतलब इसीलिए मानते हैं, लाइक दैट. वैसे ही ये म्यूजिक में जो रागा है, राग, वो हर एक राग एक पर्टिकुलर लिविंग बीइंग है. हर एक राग भी, इट्स नॉट सिर्फ गाने की बात नहीं है. जैसे कि राग भोजपुरी, राग भैरव, ओके, तो राग भैरव मतलब एक पर्टिकुलर लिविंग बीइंग है राग भैरव. और सपोज उसकी वाइफ तो रागिनीज ऐसा बोला जाता है, रागिनी नाम होता है, पता है, रागिनी. वो रागिनी वर्ड कहाँ से है, राग की वाइफ रागिनी, लाइक दैट. ये रिसेंटली पता चला, इसलिए मैंने तुम्हें बताया, मुझे भी नहीं पता था. जैसे हम सन को गॉड मानते हैं, मून को गॉड मानते हैं, अर्थ को गॉड मानते हैं, वाटर को गॉड मानते हैं, ट्री को मानते हैं, हवा, विंड चल रही है, पवन पुत्र हनुमान, ओके. तो वैसे ही ये जो राग है वो भी लिविंग बीइंग है, वो मुझे रिसेंटली पता चला, ओके. सो ऐसे रागाज उन्होंने प्रैक्टिस किए सारे, कि जो वो तुम हारमोनियम बजाओ, कैशियो पियानो बजाओ, उसमें तो सही है, लेकिन शहनाई में कोई ये राग भी गा सके, प्रैक्टिस कर सके, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. लेकिन वो भी उन्होंने करके दिखाया, ओके. ये लिखा हुआ है, देखो, रागास कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, मतलब शहनाई की रेंज में नहीं है. शहनाई से तुम ये राग गा ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ये भी करके दिखाया. शहनाई में कैसे, ये शहनाई में भी उन्होंने करके दिखाया, ओके. नेक्स्ट, हाँ, पानी पिया हो जाओ.
चलो हाँ, सो नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी, वहां वो अपने अंकल के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it. Okay, तो जब ये रिसाइटल खत्म हुआ, मतलब उन्होंने जब ये कंप्लीट किया, देखो रिसाइटल मतलब क्या, परफॉर्मेंस। सो एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस उस्ताद फैयाज खान ने, पैटेड मतलब क्या, पीठ थपथपाना, अरे मेहनत करते रहो, यू विल गेट इट, तुम करके दिखाओगे, लाइक दैट, कि जो तुम पहुंचने वाले हो वो पहुंच जाओगे, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे कि भाई पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम करके दिखाओगे ही, वर्क हार्ड करते रहो मतलब मेहनत करते रहो। ओके, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, ये भी पूछा, ये कब ओपन हुआ था ऑल इंडिया रेडियो, तो 1938, कहाँ पर, लखनऊ में। केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो भाई बिस्मिल्लाह जी का बिग ब्रेक कौन सा था, ऑल इंडिया रेडियो जब 1938 में लखनऊ में स्टार्ट हुआ, वो ही बिस्मिल्लाह जी का बड़ा सा ब्रेक था। बड़ा सा ब्रेक मतलब अपॉर्चुनिटी, ब्रेक इन द सेंस बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए थी। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, बहुत ही जल्द वो फेवरेट, लोगों के फेवरेट शहनाई प्लेयर बच गए, जो लोग रेडियो बहुत सुनते थे पहले, क्योंकि टेलीविजन नहीं था ना इतना, तो रेडियो सुनते थे सब लोग, न्यूज़ भी रेडियो पे आती थी, क्रिकेट भी लोग खेल रहे हैं लेकिन रेडियो पे सुनते थे। ओके, पहले की बात है, टेलीविजन तो बहुत बाद में आए थे। ओके, सो वो वहाँ की, वो टाइम की बात कर रहे हैं। Then next, when India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shahnai. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, फ्री हुआ, ओके 15th अगस्त 1947 में जब फ्री हुआ, तब सबसे पहले लोगों को ग्रीट कोई कलाकार ने, किसी कलाकार ने, कोई आर्टिस्ट ने लोगों को, कोई पहला आर्टिस्ट, जो पहला था आर्टिस्ट जिसने लोगों को ग्रीट किया था, वो कौन था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, ही poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो उन्होंने पूरे जो ऑडियंस थे वो सबको खुश कर दिया। कौन सा, राग काफी, जो काफी नाम है राग का, तो राग काफी उन्होंने परफॉर्म किया, और कहाँ पे, रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, और सब लोगों को बहुत ही पसंद आया। और ऑडियंस में कौन थे, महात्मा गांधी जी भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच थी, दैट इज ट्राइस्ट विथ द डेस्टिनी। वो फेमस स्पीच जो थी उसके बाद उन्होंने दी, परफॉर्मेंस के बाद। ओके, समझ में आया? ओके, तो कौन सी फेमस स्पीच थी, तो कौन सी है, नाम भी ये भी पूछा जा सकता है मार्क में, ट्राइस्ट विथ द डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। भाई उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, फॉरेन में भी बहुत सारी यादगार मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी हुई है। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets. मतलब उनकी पहली जो फॉरेन की ट्रिप थी वो कहाँ गए थे, वो अफगानिस्तान गए थे, और अफगानिस्तान के जो किंग थे वो टाइम पे, किंग जाहिर शाह, वो टेकन इन बाय मतलब अट्रैक्टेड और से चार्म्ड बाय, वो इतने अट्रैक्ट हो गए, इतने प्रभावित हो गए उनकी परफॉर्मेंस से कि उन्होंने ये मास्टर को, माइस्ट्रो, ये मास्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या गिफ्ट कर दिया, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। एक कारपेट्स होता है पर्शियन कारपेट्स, प्राइसलेस, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, वो उनको गिफ्ट किया। एंड अदर सोवेनियर। ओके, अदर सोवेनियर मतलब कि थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ द प्लेस, पर्सन और इवेंट। मोमेंटो, मोमेंट नहीं कहते हम, मोमेंटो दिया। ओके, मतलब पर्टिकुलर चीज दी,
यादगार रहे, याद रहे, इसलिए क्या रहे, हमारी ये जगह पे हमने परफॉर्मेंस दी थी तब हमें ये मेडल मिला था, ये गिफ्ट मिला था। वैसे ही डिफरेंट अदर सोवेनियर्स दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with the बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। तो भाई जो किंग ऑफ अफगानिस्तान थे जाहिर शाह, वो सिर्फ अकेले नहीं थे जो इनकी म्यूजिक से, इनके शहनाई जो बताते थे उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत लोग थे ऐसे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट ने जब विजय भट्ट ने जब उनको एक फेस्टिवल में शहनाई बजाते हुए देखा, वो इतने अट्रैक्ट हो गए, इतने इंस्पायर्ड हो गए, इतना अच्छा लगा उन्हें कि उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही क्या कर दिया, गूंज उठी शहनाई। उनके ऊपर से ही उन्होंने मूवी का नाम रख दिया। फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, मतलब फिल्म हिट रही, ओके, गूंज उठी शहनाई, और बिस्मिल्लाह खान ने उसमें एक परफॉर्मेंस, एक गीत भी दिया था जिसका नाम है दिल का खिलौना है टूट गया। ओके, तो वो जो उन्होंने कंपोजिशन दिया था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग गाना होता है उसको बोला जाता है चार्ट बस्टर। ओके, सब लोग, पूरा इंडिया वही रिकॉर्ड ब्रेकिंग गाना गा रहा है, दिल का खिलौना है टूट गया। ओके, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चार्ट बस्टर आते रहते हैं। ओके, तो अभी कैसे है, जय श्री राम ही बज रहा है हर जगह। ओके, क्यों? क्योंकि वो मूवी आने वाली है, ओके, आदि पुरुष। तो सब लोग वही मतलब ट्रेंड, अभी ये वर्ड का हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रेंड, ट्रेंडिंग म्यूजिक, ट्रेंडिंग सॉन्ग, ट्रेंडिंग रील्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, लाइक दैट। तो ये ट्रेंड मतलब क्या, यही चार्ट बस्टर। ओके, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन दी सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड मतलब क्या, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, मतलब सिनेमा को अगर पहले बताना हो, पहले के टाइम पे, तो उसको क्या बताया जाता था, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स मतलब क्या, प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, के बिस्मिल्लाह खान ऐसी परफॉर्मेंस मतलब रिस्क ही थोड़ा बहुत। ओके, तो वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू 2। ओके, तो उन्होंने सिर्फ, ऐसा भी नहीं है कि वो वर्ल्ड में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चले गए हो, ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ 2 ही ऐसे वेंचर किए हैं। एक तो विजय भट्ट का जो अभी हमने गूंज उठी शहनाई देखा, जिसमें उन्होंने गाना दिया, दिल खिलौना टूट गया, दिल खिलौना है टूट गया। ओके, दिल का खिलौना है टूट गया। और दूसरा विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर। तो एक तो ये तो हिंदी सिनेमा था, और दूसरा कन्नड़ा, कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़ा है, वहाँ का जो है वो है विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ा वेंचर, दैट इज सनादी अपन्ना। ओके, सनादी अपन्ना वहाँ की मूवी का नाम है, वहाँ पे उन्होंने अपना म्यूजिक दिया था। ओके, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी and the glamour of the film world, he says with the emphasis मतलब to lay stress on something, stress मतलब वो stress नहीं, stress मतलब थोड़ा importance देना। ओके, stress मतलब क्या, उसको importance देना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि I can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, मतलब कि जो फिल्म वर्ल्ड है, सिनेमा जगत है, उसकी आर्टिफिशियलिटी है, मतलब कि वो दिखावा है। ओके, बहुत ज़्यादा दिखावा है, ओरिजिनलिटी नहीं है, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, नेचुरली सब कुछ नहीं होता है। तो ये दिखावा एंड द ग्लैमर, बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली ये जो दुनिया है, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे नहीं गया, ऐसा वो बोल रहे हैं। इम्पोर्टेंस दे के, एम्फेसिस, स्ट्रेस दे के बता रहे हैं। ये नहीं लिख सकते टू गिव इम्पोर्टेंस? हाँ, लिख सकते हैं, टू गिव इम्पोर्टेंस ऑन समथिंग, टू ले स्ट्रेस लिखा है, उसकी जगह तुम लिख सकते हो टू गिव इम्पोर्टेंस ऑन समथिंग, जिसका मीनिंग होता है एम्फेसिस। ओके, बंद हो गया? अच्छा, हाँ,
हाँ, then next awards and recognition came thick and fast. Thick and fast मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी आने लगे. Thick and fast. He got a lot of awards and was recognized at many places. बहुत लोग जानने लगे, बहुत जगह जगह पे डिफरेंट जगह पे, और बहुत ज्यादा awards भी उनके पास आने लगे. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. ये जो लिंकन सेंट्रल हॉल है अमेरिका में, वहाँ इनवाइट किए हो, वैसे वो फर्स्ट इंडियन बने, पहले इंडियन, जब यूएसए में यहाँ पे लिंकन स्टेट में किसी को इनवाइट किया गया हो, किसी को आमंत्रित किया गया हो. He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Arts Festival and in Osaka Trade Fair. तो यहाँ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो यूएसए की बात करें तो लिंकन सेंट्रल हॉल, और उन्होंने द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल एंड इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. So well known did he become internationally that an auditorium in the Tehran was named after him, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. वो इतने पॉपुलर हो गए कि तेहरान में तो उनके नाम से ऑडिटोरियम का नाम दे दिया गया कि भाई तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सोचो, कोई दूसरे नेशनलिस्ट इंडिया का कोई पर्सन, वो पर्सन के नाम से किसी नेशन में पर्टिकुलरली एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया. बहुत बड़ी बात है ये. ओके, जैसे तुम मुंबई जाओ तो मुंबई के स्टेडियम में नाम लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर स्टेडियम, ऐसे लिखा हुआ है. मुंबई का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे. अहमदाबाद जाओ तो वहाँ भी एक पर्सन नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दे दिया गया है. ओके, सो नाम पर्टिकुलरली, ये तो इंडिया है. ओके, इंडिया के बाहर भी वहाँ के लोग उनकी जगह को उनके लोगों का नाम ना देकर किसी और नेशन के लोगों का नाम दे, तो ये कितनी बड़ी बात है ये. उनके पास नहीं है क्या लोग? हैं, फिर भी. ओके, इतना इम्पोर्टेंस. ओके, हाँ, सो ऐसा नाम दे दिया गया. देन नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेर conferred on him. conferred मतलब given. ओके, given on him. देखा, भारत रत्न भी है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे अवार्ड. सोचो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में, शायद तुम लोग तो बॉर्न नहीं हुए थे, हाँ, तो तब उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न दिया गया. विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट. कोवेटेड मतलब मच डिजायर, जिसको सब लोग इंतजार कर रहे हो. क्यों? अरे पद्म भूषण मिल गया, विभूषण मिल गया, पद्मश्री मिल गया, तो अब बाकी क्या रहा? भारत रत्न. तो वो राह देख रहे थे कि यार इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल जाए तो वाह वाह क्या बात है. तो वो कोवेटेड थे. अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड. तो उनकी आंखों में हैप्पीनेस थी. और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड टू लाइक टू से इज, मुझे एक ही बात कहनी है. क्या कहनी है? टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन. अगर भारत की, हिंदुस्तान की कोई रिचेस्ट ट्रेडिशन हो तो वो है म्यूजिक. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक. अभी तो वेस्टर्न कल्चर, जैसे कि हम यूएसए कनाडा की बात करें, तो वहाँ के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का म्यूजिक सीखने, यहाँ का योगा सीखने, यहाँ का मेडिटेशन सीखने, यहाँ का नॉलेज सीखने, भगवत गीता पढ़ने, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को लर्न करने आ रहे हैं. और हमारे लोगों को ना आता हो तो कितनी शर्म की बात है. ओके, तो वो हमें करना चाहिए. अभी वही सिचुएशन आ गई है. ओके, ये तो 2001 की बात है, उससे 20 साल आगे आ गए हम. वही सिचुएशन आ गई है कि यहाँ के लोगों से ज्यादा
यहाँ का नॉलेज बाहर वालों को है। ओके मतलब इंडिया के लोगों से ज़्यादा इंडिया के बारे में, इंडिया का स्क्रिप्चर, कल्चर, ओके, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये वो सब कुछ इंडिया के लोगों से ज़्यादा आउट ऑफ द नेशन, इंडिया नेशन के बाहर मतलब लोगों को ज़्यादा पता है। करना चाहिए, सोचना चाहिए हमें। समझ में आया? ओके। इवन द वेस्ट इज कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। ओके कितना टाइम हुआ? 8:34। क्या करना है? कंप्लीट करना है या कर देते हैं? चलो कर देते हैं। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, उनको बोला जाता था क्या? खान साहब। खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, जनरली वो जो पॉपुलरली कॉल, उनको क्या बुलाया जाता है? खान साहब। कैसा अच्छा लगता है खान साहब। is exceedingly fond of Banaras and Dumrao and they remain for him the most wonderful towns of the world। भाई पूरी दुनिया घूमे हैं, लेकिन पूरी दुनिया घूमने के बावजूद उनके लिए बनारस और डुमराव, वो जो उनके टाउन थे, बनारस और उसमें भी क्या? डुमराव, वो अपने दिल के सबसे नज़दीक है। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पूरी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेस हो वो वही है। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA। उन्हीं का एक स्टूडेंट ऐसा चाहता था कि वो यूएसए में हेड करे। यूएसए में एक स्टूडेंट शहनाई का जो ग्रुप है उसको क्या करे? हेड करे, वो वहाँ के बच्चों को सिखाए एंड ऑल, और वहाँ पे हेड करे। हेड शहनाई स्कूल, वहाँ की जो शहनाई सिखाने वाली जो स्कूल है उसको क्या करे? हेड करे, मतलब हेड, चेयरपर्सन, प्रिंसिपल बन जाए, लाइक दैट। एंड दिस स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया क्या? टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो बोले कि मैं ये बनारस में जितने सारे टेम्पल्स है वैसे ही सारे टेम्पल्स की कॉपी, रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी करना, तो वैसे ही टेम्पल्स यहाँ यूएसए में बना दूंगा, लेकिन यहाँ की स्कूल के आप हेड बन जाओ, तो आपको वहाँ ये रेप्लिकेट कर दूंगा सारे टेम्पल्स एंड ऑल, आपको तो ऐसा ही लगेगा कि आप बनारस में बैठे हुए हो, वैसा कर दूंगा, एक बार आप आ जाइए, लाइक दैट। तो वो क्या बोल रहे हैं देखो, उन्होंने क्या बोला? बट खान साहब आस्क्ड हिम, उन्होंने बोला इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो बोले टेम्पल्स तो रेप्लिकेट कर लोगे, क्या तुम रिवर गंगा को भी यहाँ ले आओगे क्या? ऐसे मतलब ना ही बोला इनडायरेक्टली कि नहीं 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 ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बट उनके आंसर देखो क्या, मतलब तुम टेम्पल को रेप्लिकेट कर दोगे, मतलब रिवर गंगा को भी यहाँ ले आओगे क्या? वो भी आर्टिफिशियली यहाँ पे पानी बहा दोगे क्या? रिवर गंगा जितना आर्टिफिशियली पानी बहा सकते हो तुम, लाइक दैट, वैसे। ओके वो उनका आंसर था। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, फिर बाद में पता चला उन्होंने क्या बोला था देखो, दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, वो जब भी बाहर कोई कंट्री में होते हैं, इंडिया से बाहर होते हैं, आई कीप यर्निंग, यर्निंग मतलब क्या? हैविंग अ डिजायर फॉर समथिंग, मतलब एक इच्छा होना। तो जब भी वो बाहर होते हैं उनकी एक ही इच्छा होती है क्या? इंडिया कब जाए, इंडिया कब जाए, इंडिया कब जाए, लाइक दैट। ओके सो यर्निंग टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई। अब हिंदुस्तान में अगर मुंबई में है तो उनका यर्निंग क्या होगा, उनकी इच्छा क्या होगी? आई थिंक ओनली ऑफ बनारस एंड दी होली गंगा। तो जब वो मुंबई में है, इंडिया में है, तब वो किसके बारे में सोच रहे हैं? बनारस के बारे में और होली गंगा रिवर, पवित्र गंगा रिवर के बारे में ही सोच रहे हैं। और जब वो बनारस में है तब आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव। तो अब वो बनारस में है, तो बनारस तो पूरी सिटी है, पूरा का पूरा मतलब एक शहर है, उसमें भी अपने गांव के बारे में, द मठा ऑफ डुमराव के बारे में वो सोच रहे हैं। सोचो इतना प्रेम है उनको, लगाव है कि फॉरेन होते हैं तो इंडिया के बारे में सोचते हैं, इंडिया में मुंबई में होते हैं तो बनारस और रिवर गंगा के बारे में सोच रहे हो, और अगर बनारस में है तो अपने डुमराव, मठा ऑफ डुमराव के बारे में सोच रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया अच्छे से? Yes. पक्का? तो यही पूरा चैप्टर था, ये लास्ट वाला देख लेते हैं हम।
सो देखो यहाँ पे थोड़ा, ये हमारे चैप्टर में नहीं है लेकिन दिया हुआ है, बताता हूँ. शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान. शेखर गुप्ता ने पूछा था क्या, कि जब पार्टीशन हुआ था, ओके, जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे 1947 में, तो आपने और अपनी फैमिली ने ऐसा नहीं सोचा कि तुम चले जाओगे, आप लोग चले जाओगे कहाँ पे, पाकिस्तान में. बिकॉज क्यों, क्योंकि बहुत मेजर तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स का ये मानना था कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे. सारे तो नहीं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहते हैं, लेकिन उनका रिलीजन क्या था, इस्लाम, मतलब मुस्लिम थे वो. तो अब देखो उन्होंने क्या आंसर दिया, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान. तो बोले सिर्फ और सिर्फ एक बार मैंने बॉर्डर क्रॉस की है और एक बार पाकिस्तान गया हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मैं ऐसा कह सकूँ कि हाँ मैं पाकिस्तान गया हूँ. आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए पाकिस्तान गया था. आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, जितने भी पाकिस्तानीज थे, क्योंकि है तो इंडिया के ही, जो लोग थे वो कहाँ के थे, इंडिया के ही लोग थे, तो नमस्कार किया सारे पाकिस्तानीज को. एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस. ओके, अब देखो पाकिस्तान, मतलब हम सोच रहे हैं कि वहां पे ज्यादातर मुस्लिम्स होंगे, उनको क्या बोला, नमस्कार. और इंडियंस, जो सोचा कि ज्यादातर मुस्लिम्स नहीं होंगे, हिंदू होंगे, लाइक दैट, उनको क्या बोला, सलाम वालेकुम, लाइक दैट. दैट इज द यूनिटी वी नीड एंड यूनिटी व्हाट इंडिया हैड. ओके, एंड यस ऑफ कोर्स व्हाट इंडिया हैज भी बोल सकेंगे, अभी वो यूनिटी चली गई है ऐसा नहीं है यूनिटी अभी भी है. ओके, अभी भी यूनिटी है. हाँ, थोड़ी बहुत जो हम न्यूज़ और सोशल मीडिया में इतना कुछ आता है उससे कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारे हाथ में है कि हमें यूनिटी रखनी है या नहीं रखनी है. फ्यूचर क्या हाथ में है, तुम्हारी जनरेशन क्या हाथ में है. ओके, कि हम क्या सोचते हैं. सोचो स्कूल लेवल तक कभी किसी को, स्कूल क्या कॉलेज में भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में ही ऐसे सारे फ्रेंड्स होते हैं, ये वो अलग अलग रिलीजन के फ्रेंड्स. ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बाकी रिलीजन, कोई जैन होगा, कोई पारसी होगा, कोई सिख होगा, सारे रिलीजन होते हैं. ओके, उनके साथ तो कुछ और ही मज़ा आती है. क्यों, क्योंकि हमें वो पता चलता है, वो कल्चर पता चलता है, वैसी लैंग्वेज पता चलती है, वैसे रीति रिवाज सारे पता चलते हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे, कुछ अलग लगेगा. ओके, दैट इज द कल्चर ऑफ इंडिया, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. ओके, सो आई हैड अ गुड लाफ, और वो थोड़ा बहुत हंसे भी थे, ऐसा बताया ना, ऑपोजिट बताया ना, इसलिए थोड़ा हंसे भी थे बस. चलो वो चैप्टर में नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे ही लिया हुआ है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक परफेक्ट एग्जांपल है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है. किसके लिए, रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट devote Muslim like him, devote मतलब believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices. मतलब जो पक्के मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान, जो इस्लाम में बिलीव करते हैं, भले ही पक्के मुसलमान हैं फिर भी. ओके, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट और डिवोट मुस्लिम मतलब पक्के मुसलमान, पक्के, लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्रे the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है काशी विश्वनाथ, बनारस में, वाराणसी में, वहाँ पे वो शहनाई बजाते थे. सोचो, शहनाई बजाते थे वहाँ पे एवरी मॉर्निंग, बीइंग अ पक्के मुसलमान. सो वो ऐसे नहीं कि यार मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदू के मंदिर में शहनाई कैसे बजा सकता. ये सारी थॉट प्रोसेस, ये विचारधारा, ये अभी रिसेंटली 10 years 15 years में आई है, उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं. ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st of August 2006 at the age of 90 years. Okay,
आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बीमार रहते थे, ही वॉज गिवन स्टेट फनरल, मतलब कि पूरा राज्य ने उनको मतलब रिस्पेक्ट के साथ उनकी अंतिम विदाई की। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग। ओके, तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का नेशनल मतलब पूरे देश में शोक व्यक्त किया एक दिन के लिए। मतलब क्या, एक दिन के लिए कोई ऐसे कुछ हल्ला डुल्ला नहीं करेगा, डीजे वीजे नहीं बजाएगा, जैसे हम नहीं बोलते श्रद्धांजलि। ओके, तो जो श्रद्धांजलि होती है और फिर वो क्या होता है, वो 5 डेज बैसणू हम बोलते हैं। ओके, कि जहाँ पे किसी की डेथ हो जाए तो कैसे मॉर्निंग्स रखी जाती है कि वहाँ जाएंगे, कीपिंग इन साइलेंस, प्रे फॉर दैट सोल। वैसे पूरे देश में एक दिन का मॉर्निंग रखा गया। जस्ट इमेजिन द पर्सनालिटी। ओके, क्या थे वो। सो ये भी एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल चैप्टर और से पर्टिकुलर स्टोरी हमने देखी। एक इवलिन ग्लेनी के बारे में और एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में इन द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। अच्छे से समझ में आया? पक्का? ओके, तो आज इतना रखते हैं, वीडियो बंद करते हैं।